कानपुर से पटना पहुंची रिलीफ एक्सप्रेस के यात्री घटना को याद करते हुए सिहर उठते हैं। कई यात्री तो ये कहते दिखे कि उन्हें ट्रेन में बैठने के नाम तक से डर लग रहा है, तो कुछ यात्री अपने दर्द को बयां करते हुए ये कहते दिखे कि कानपुर में घायलों के लिए बस सेवा फ्री थी, बावजूद इसके उन लोगों से 60 से 100 रुपए तक वसूले गए। कि उन्हें ट्रेन में बैठने के नाम तक से डर लग रहा है, तो कुछ यात्री अपने दर्द को बयां करते हुए ये कहते दिखे कि कानपुर में घायलों के लिए बस सेवा फ्री थी, बावजूद इसके उन लोगों से 60 से 100 रुपए तक वसूले गए। राहत की ट्रेन तो पटना पहुंच गई, लेकिन लोगों के चेहरे पर भय अब भी साफ देखा जा सकता है। 20 नवंबर को कानपुर के पास पोखराया में हुए ट्रेन हादसे के बाद पीड़ितों के चेहरे पर अब भी डर का साया है। कानपुर से पटना पहुंची रिलीफ ट्रेन के यात्रियों ने अपना दर्द बयां किया। कोई अपने परिजनों के साथ है। हादसे के बाद खौफ का साया इस कदर छाया हुआ है कि लबों से बोली ही नहीं निकल रहा। लिहाजा पीड़ित पूजा ने अपने हाथों पर अपने घर का मोबाइल नंबर लिख लिया। हादसे के बाद कुछ लोग मौके का फायदा उठाने में भी पीछे नहीं रहे। 20 रुपए बस की किराए की रसीद देकर किसी ने 60 तो किसी ने 100 रुपए तक वसूले। जो बच गए थे वो अपने आसियाने की तरफ रवाना हो रहे थे, और जिनके परिजन इस हादसे के बाद कहीं नहीं मिल रहे थे, वो अपने परिजनों को ढूंढते नजर आए। हादसे के चश्मदीद यात्रियों ने बताया कि अचानक तेज आवाज हुई, धुआं सा छा गया। ट्रेन के अंदर यात्रियों को लगा कि ट्रेन तिरछी हो गई। कोई सिर के बल गिरा तो कोई अपनी सीट से नीचे गिर पड़ा। रिलीफ एक्सप्रेस के पटना पहुंचने के बाद घायल यात्रियों को पानी और बिस्किट दिया गया, और खुद पटना के डीएम संजय अग्रवाल मोर्चा संभाले हुए थे। वो वैसे यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए फ्री बस की व्यवस्था भी करवाए थे, जो अपने घर जाना चाहते थे, और जो घायल थे उन्हें फ्री में इलाज कराने की समुचित व्यवस्था भी जिला प्रशासन और पटना रेलवे द्वारा किया गया था। रविवार को कानपुर हादसे में अपनों को खो चुके लोग सोमवार को जब स्पेशल ट्रेन से पटना पहुंचे तो उनका दर्द छलक गया। हर किसी के चेहरे पर मौत का खौफ और अपनों को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा था। अपनों को खोने और मौत का सामना करने के बाद आखिरकार इंदौर पटना एक्सप्रेस में दुर्घटना के शिकार लोग स्पेशल ट्रेन से पटना पहुंचे। डर और गम का मंजर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। हर चेहरे पर उदासी छाई थी। अपनों को खोने का गम हर किसी के चेहरे पर झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हर तरफ उदासी ही उदासी छाई है। लोग खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। जो बोल रहे थे उनका दर्द आंसू बनकर उनकी आंखों से छलक रहा था। कई यात्री ऐसे थे जिनके परिजनों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वो अपनों की जानकारी नहीं मिलने से परेशान भी दिखे। प्रशासन भी लोगों की मदद के लिए लगा रहा। जैसे ही लोग स्टेशन पहुंचे, उनके खान पान के साथ साथ उन्हें घर भेजने की व्यवस्था की गई थी। एक तरफ जहां लोग हादसे को लेकर संजीदगी दिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कानपुर में संवेदनहीनता की भी तस्वीर दिखाई दी। यहाँ यात्रियों से बस का भाड़ा भी लिया जा रहा था, वो भी बढ़ाकर। विकलांगता जो जनरल है वो आगे का पोजीशन सही नहीं है। बचा है वही जो S3 S4, और उसके बाद पीछे वाला हिस्सा को हम नहीं बता सकते। हम खुद से अपना बचाव करें। खुद से बचाव किए कैसे निकले आप? बोगी गिरी हुई थी? नहीं, जब बोगी गिरने वाली थी तभी कूद गए। हादसे का भयानक मंजर लोगों के जहन में अभी भी ताजा है। लोग खौफ के साए से बाहर नहीं आ सके। समय के साथ हो सकता है कि ये जख्म भर जाए, लेकिन अपनों को खोने से इनकी जिंदगी में जो खालीपन आया है, शायद वो ये कभी नहीं भूल पाए। कानपुर रेल हादसे के बाद रेल प्रशासन चौकन्नी हो गई है। दानापुर में रेलवे ट्रैक की मरम्मती का काम शुरू कर दिया गया है। जब हमारी टीम ने मरम्मत स्थल का जायजा लिया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। कानपुर रेल हादसे के बाद रेल प्रशासन हरकत में आ गई है। दानापुर में रेल ट्रैक की मरम्मती का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। पटरी के मरम्मती के दौरान कई जगह ऐसे पाए गए जो कभी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकते थे। कई जगह पर लॉक सिस्टम ही खराब पड़े थे, तो कई जगह नट बोल्ट ही गायब थे। अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो रेल प्रशासन के दावे की
पोल खोलने के लिए काफी है। रेल पटरियों में जंग इस कदर लग चुकी है जो बड़ी अनहोनी को अंजाम दे सकती थी। इस रूट पर राजधानी से लेकर कई सुपरफास्ट और पैसेंजर ट्रेन रोजाना हजारों यात्रियों को अपने मुकाम तक पहुंचाती है। लेकिन शुक्र है कि कानपुर रेल हादसे ने दानापुर के रेल प्रशासन की पोल खोल दी है। पटरी की हालत देखकर रेल लाइन इंचार्ज भी हादसे की बात स्वीकार करते हैं। लेवल जो फिर रहेगा तो उतर सकता है, गज हमारा सही रहेगा तो नहीं गिरने का कोई संभावना नहीं। अच्छा, नट बोल्ट भी कितना ढीला है, उससे क्या परेशानी हो सकती है? नट तो सर जो भी हमारा अवेलेबल जो नट लगा हुआ रहता है वो ढीला रहने से जो है ना उतना टेंशन नहीं। यही है कि उसमें जो है ना गज जो है ना ढीला ऐसी हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और जैसे स्ट्रेचर रॉड है, इसको जो है ना बल्टू हर समय जो है ना 24 या ना एनी टाइम इसको टाइट रखना है। हादसे के बाद ही रेल प्रशासन की आंखें तो खुली। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेलवे रेल पटरियों की मरम्मती के लिए किसी हादसे का इंतजार कर रही थी। महागठबंधन सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए। इस 1 साल में सरकार ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए। कुछ ऐसे फैसले भी हुए जिसकी वजह से सरकार के साख पर बट्टा लग गया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि 3 दलों की महागठबंधन की सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए। नीतीश के नेतृत्व में 1 साल पहले बनी बिहार की महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हो गए। सरकार ने रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से 1 साल की उपलब्धियां जारी की है, जिसमें सरकार के 7 निश्चय और शराबबंदी के फैसले को प्रमुखता से जगह दी गई है। सरकार ने रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से न सिर्फ 1 साल के काम का ब्यौरा पेश किया, बल्कि साल 2020 तक के विकास कार्यों की रूपरेखा भी पेश की है। आंकड़ों के माध्यम से महागठबंधन के नेता सरकार के 1 साल को शानदार बता रहे हैं। आंकड़ों के माध्यम से सरकार उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन विपक्ष इन उपलब्धियों को सिरे से खारिज कर रहा है। 1 साल में हमने जो जनता के सामने एक राजनामा बनाया था, उसके विरुद्ध हम कितने खड़े उतरे हैं। और महागठबंधन जब चुनाव के दौरान जनता से वादा की थी कि मेरी सरकार बनी तो हम 7 निश्चय के कार्यक्रम को लागू करेंगे, आर्थिक हल और युवाओं को बल, फिर जो है घर घर बिजली, उसके बाद फिर जो है हर गली को जो है पक्कीकरण करना, नाली बनाना, हर गांव में जो है शौच की व्यवस्था करना, फिर महिलाओं का आरक्षण वगैरह वगैरह जो 7 निश्चय थे, उस पे काम शुरू हो गई है तेजी से। और कई जगह माननीय मुख्यमंत्री ने जाके स्वयं निरीक्षण भी किया है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। उनकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार का रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है, लेकिन इस पर बात एनडीए की नहीं, लालू यादव की है। तभी तो महागठबंधन के नेता इसे महागठबंधन का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं। शराबबंदी कानून का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसमें क्या कुछ संशोधन किए जाने चाहिए, इसे लेकर के बिहार सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में विपक्ष भी मौजूद रहेगा और अपने सुझाव देगा। इस सुझाव को ध्यान में रख करके नए शराबबंदी कानून को बनाया जाए। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से ही उसके कानूनी प्रावधान को लेकर सरकार पर उंगली उठती रही है। अंत में सरकार के अंदर और बाहर से मिल रहे दबाव को देखते हुए सरकार ने पहले लोगों से सुझाव मांगे और अब सर्वदलीय बैठक कर रही है। राज्य के वित्त मंत्री की माने तो सर्वदलीय बैठक में सुझाव लिए जाएंगे और सरकार विचार करेगी। शिक्षा मंत्री के अनुसार विपक्ष इस कानून के खिलाफ अभियान चला रहा था और कह रहा था कि ये तालिबानी कानून है। इस सरकार ने पहले लोगों से सुझाव मांगा और अब सर्वदलीय बैठक कर रही है। सुझाव आने के बाद सरकार विचार करेगी कि कुछ कानून में बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं। जेडीयू का भी कहना है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार ने कानून बना दिया और लगता है उसमें बदलाव की जरूरत है तो सरकार लोगों से राय लेकर उसमें फेरबदल भी कर सकती है। वहीं विपक्ष का कहना है कि कानून बनाने से पहले जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो कानून बनाने के बाद सरकार कर रही है। सरकार कानून बनाने से पहले लोगों से राय और सर्वदलीय बैठक करनी चाहती है। कानून है वो भावी बिहार के निर्माण की आधारशिला इस फैसले के जरिए नीतीश कुमार जी ने रखी है। जो मौलिक चरित्र है इस कानून का, उसमें बदलाव की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उन्होंने अपोजिशन को ये जरूर कहा है
कि आप बार बार इस कानून को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। अगर आपके पास कुछ सलाह है, कुछ सुझाव हैं, तो निश्चित तौर पर उन सलाहों और सुझावों के साथ आप सरकार के समक्ष अपनी बातें रखिए। जिस तरीके से पहले आम लोगों से सुझाव लिया गया और उसके बाद अब विपक्षी दलों से भी सुझाव मांगा जा रहा है, ये साफ दिखा रहा है कि कहीं न कहीं बिहार सरकार ने नए शराबबंदी कानून का खाका तैयार कर लिया है। हालांकि शराबबंदी कानून पर फैसला फिलहाल माननीय उच्चतम न्यायालय के पास में अधीन है, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं ये भी है कि बिहार सरकार ने इस पूरे शराबबंदी कानून को नए तरीके से ढालने का एक खाका तैयार कर लिया है। बिहार में नोटबंदी के 13वें दिन लोगों को कितनी मिली राहत? सोमवार को बैंक खोलने पर कैसी थी कतार और शहर एटीएम का क्या था हाल? जी पूर्वैया ने किया है नोटबंदी के 13वें दिन ग्राउंड जीरो से रियलिटी टेस्ट। बिहार के बैंकों में एटीएम से अब बड़े नोट मिलने शुरू हो गए हैं, लिहाजा कतार छोटी हो गई है। नोटबंदी के 13वें दिन पटना के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में भीड़ कम होने लगी है। बैंक भी अपनी तरफ से ग्राहकों को पूरी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ में फर्जी आईडी से बैंक खाता खुलवाकर नोटों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा बिहार शरीफ में फर्जी वोटर आईडी पर 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बदले जाने और फर्जी खाता खुलवाने का मामला उजागर हुआ है। बैंक के मुख्य प्रबंधक ने खाते और वोटर आईडी की जांच शुरू कर फर्जी ग्राहकों के बैंक खाते को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी मीडिया ने बिहार के वित्त मंत्री से जब पूछा कि नोटबंदी के दौर में आम लोगों की सहूलियत बढ़ाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, तो उन्होंने क्या सफाई दी, सुनिए। बात असल ऐसा है कि जहाँ जहाँ से बैंक के द्वारा सिक्योरिटी मांगी गई है, सिक्योरिटी मुहैया कराया गया है, डीएसपी स्तर तक के अफसर को रखा गया है, बहुत सारे जगह पर फोर्स में कम नहीं है कहीं। जाहिर है बैंक कर्मी दिन रात लोगों की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं और अब लोगों की सहूलियत भी बढ़ने लगी है, लेकिन सियासत करने वालों को सिर्फ सवाल करना ही आता है, शायद जवाब की उन्हें कोई दरकार नहीं। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ सत्ता में भागीदारी दल आजसू के विकास मुंडा के बाद अब जेएमएम के विधायकों ने भी अपना विरोध जताया है। दीपक बिरुआ और जोभा मांझी ने राज्यपाल को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप दिया। विधायक दीपक बिरुआ का कहना है कि सरकार द्वारा एक्ट की मूल भावना के विरोध जबरन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर संशोधन का प्रस्ताव ला रही है, जो कि आदिवासी हित में नहीं। वहीं जोबा मांझी का कहना है कि अगर वो काउंसिल में रहने के बावजूद आदिवासी हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो इसमें रहने का अधिकार नहीं। इस्तीफा देने से हाल की बात आप कह रहे हैं, यहाँ पर इसलिए हम लोग ने इस्तीफा दिया कि जब आपका बीएससी का मेंबर रहते हुए जब हम लोग का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसमें हम लोग रहा करके यहाँ का झारखंडी यूनिवर्सिटियों का झारखंडियों का हम लोग अजीत करने चाहिए, क्योंकि आप बीएससी के मेंबर हैं तो आपका बात भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बीएससी के बैठक जिस तरीके से उन लोग ने बुलाने का प्रयास किया, हम लोग ने अपोज भी किया कि इससे आप जो है ना प्रोफेसर का संस्था बनाकर इतना समर्थन बाकी अनुसूची में सबसे कारगर यदि कोई रेगुलेशन बनाने के लिए तो बीएससी राष्ट्रपति के प्रमुख से राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन पर बनना है। इसी मामले को लेकर जेएमएम के दोनों विधायकों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएनटी एसपीटी की जंग आगे कौन कौन सा रंग दिखाती है। महेशपुर के विधायक स्टीफन मरांडी को झारखंड का उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के दिन स्टीफन मरांडी को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़ी जंग के बीच स्टीफन मरांडी इस सम्मान को वज्रपात कर रहे हैं। तभी हमको हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि आप सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुने गए हैं। ऐसे मेरा क्या क्रेडिट है खुद तो हम नहीं जानते हैं, सिर्फ हम इतना जानते हैं जनता के कर्ज के लिए बराबर प्रतिबद्ध रहे और सिंसियरिटी पॉलिटिक्स में भी हमने हर पहलुओं को देख के किया है आज तक। इसमें झारखंड के उन महान
क्षेत्र के मतदाताओं को ही, उनके प्रति हम आभार प्रकट करेंगे जो 6 बार लगातार दुमका ने जिताया और एक नए क्षेत्र में 7वां बार भी जिताया। तो क्रेडिट उनको जाता है, उनकी पहचान है, उनकी परख है। संथाल परगना के कद्दावर नेता और झारखंड विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य स्टीफन मरांडी झामुमो के विधायक हैं और पहली बार दुमका विधानसभा क्षेत्र से जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। स्टीफन मरांडी झारखंड अलग होने के बाद कांग्रेस और फिर झारखंड विकास मोर्चा में भी गए और इसी दौरान मधु कोड़ा की सरकार में वे उप मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन 2014 में स्टीफन मरांडी फिर वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी लौटे। अपने राजनीतिक सफर में स्टीफन मरांडी मंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रोटेम स्पीकर भी रहे। 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जब स्टीफन मरांडी को झामुमो ने दुमका से टिकट नहीं दिया तो वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही खिलाफ हेमंत सोरेन के खिलाफ निर्दलीय खड़े हो गए और जीत भी गए। अब जब हेमंत और वो विपक्ष में एक साथ एक दल में खड़े हैं तो ऐसे में सरकार के तरफ से मिलने वाला ये सम्मान उन्हें रिश्वत जैसा लग रहा है। खुशी के साथ साथ इतना बड़ा गम, इतनी बड़ी चिंता, इतनी बड़ा बोझ मेरे सर पे है। क्योंकि स्थापना दिवस के अवसर पर ये परंपरा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाए, उनको सम्मानित किया जाए। लेकिन सम्मान के साथ साथ जब जनता की ओर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से मेरे सर पर एक वज्रपात है। स्टीफन मरांडी महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और सदन में अनुभवी नेता के तौर पर विपक्ष की ओर से अपनी बात रखते हैं। शायद यही वजह है कि स्टीफन मरांडी को उत्कृष्ट विधायक के लिए चुना गया। कटिहार में आज एक अजगर को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। खेत में पड़ा ये अजगर लोगों के कतूहल का विषय बन गया। कटिहार में हसनगंज प्रखंड का ढेरुआ पंचायत कदवा डांगी बहियार में करीब 15 किलो का अजगर धान के खेतों में पड़ा मिला। धान काट रही महिला मजदूरों की अचानक नजर अजगर पर पड़ने पर मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल मच गया और भयभीत महिला मजदूर शोर मचाते हुए गांव की ओर भाग निकली। अजगर को देखने गांव से सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने लाठी भाला लेकर खेत पहुंचकर अजगर को अपने कब्जे में किया और इसकी सूचना ग्रामीण जनप्रतिनिधि को दी। जनप्रतिनिधियों के पहुंचने के बावजूद वन विभाग को खबर नहीं किए जाने पर ग्रामीणों ने पुनः बहियार में अजगर को वापस छोड़ दिया है। यूपीएससी की ओर से आयोजित सीडीएस की परीक्षा में धनबाद के रहने वाले अनुभव ने देश भर में अव्वल स्थान प्राप्त कर न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है बल्कि झारखंड का भी नाम रोशन किया है और यह सब कुछ हुआ अनुभव के जज्बे से। फोटो फ्रेम में लगी ये तस्वीर अनुभव की है। अनुभव शुरू से ही मेहनती छात्र था। आज उसने वो काम कर दिखाया जिस पर न केवल उसके परिवार को नाज है बल्कि आसपास के लोग भी काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। अनुभव ने यूपीएससी की ओर से आयोजित सीडीएस की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि को पाकर अनुभव काफी खुश है। अभी तो आईआईटी कानपुर से एमटेक कर रहा है और एमटेक का फर्स्ट सेमेस्टर हुआ। इसी बीच में सीडीएस दिया था 2016 में और वो सीडीएस में टॉप किया। इसके पहले गेट क्वालिफाई किया था, ऑल इंडिया 32 रैंक था। तो बीटेक किया आईआईटी शिवपुर से और आईआईटी कानपुर से भी एमटेक कर रहा है। इसका सीडीएस में टॉप किया। अब वो ज्वाइन ट्रेनिंग में जाएगा जनवरी में और वहाँ से लेफ्टिनेंट अपना करियर का शुरुआत करेगा। वो सीडीएस का टॉपर है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसका वो ऑल इंडिया टॉपर है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अधिक खुशी लग रहा है। फिलहाल अनुभव आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन सेना में जाकर देश सेवा करने की ललक उसे हमेशा से रही थी और कड़ी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम पे पहुंचा दिया। बाढ़ के पंडारक प्रखंड में गरीबों को घर देने की सरकारी योजना मुखिया के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। आलम यह है कि कुछ लोगों ने इसका कई बार फायदा उठा लिया है, वहीं कुछ लोग आज भी मुंह देख रहे हैं।
बाढ़ के पंडारक प्रखंड के रैली पंचायत में इंदिरा आवास के नाम पर गरीबों के साथ धोखा हो रहा है। ताजा मामला बाढ़ के पंडारक का है, जहां आरटीआई के जरिए जानकारी मांगने पर ये पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ है। पंचायत के वार्ड नंबर 7 में बीपीएल के 5 अंक वाले लोगों को इंदिरा आवास का लाभ अब तक नहीं मिला है, लेकिन मुखिया समर्थक एक ही व्यक्ति 3-3 बार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। हमारी टीम जब गांव की मुखिया इंदू के घर पहुंची तो घर से वो गायब थी। दरअसल वो अवैध रूप से पंचायत भवन को तोड़ने के एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से पति पत्नी दोनों फरार चल रही हैं। ब्लॉक की वीडियो से भी मामले पर बात करना चाहा तो वो भी नहीं मिली, लेकिन वीडियो को सारे प्रकरण की जानकारी है, फिर भी वो इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। सरकारी योजना में किस कदर लूट मची हुई है, ये बताने के लिए खबर ही काफी है। जरूरी है आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की, जिससे सही योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। हजारीबाग में 10वीं के छात्र ने सुसाइड कर लिया। हालांकि अभी सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। हजारीबाग के कोर्स स्थित झबरा न्यू कॉलोनी स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल सह दीपक लॉज के कमरे में इवाग प्रखंड के खैराकर्मा ग्राम निवासी घनश्याम राणा के 15 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई। मौत का कारण तार से लटककर फांसी लगाना बताया जाता है। दीपक कटकमसांडी के विधायक प्रतिनिधि किशोरी राणा का रिश्तेदार था और यहाँ रहकर पढ़ाई करता था। शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचने की बात कह रही है। से ज्यादा एयरबेस, एडवांस्ड लैंडिंग क्राफ्ट, और अब 20 से ज्यादा ऐसी एयर स्ट्रिप्स जो हाईवे पर बनेंगी। ये है भारतीय वायुसेना की नई ताकत। इसकी शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर देखिए ये तस्वीरें। पहले मिराज, फिर सुखोई, एक के बाद एक 6 विमानों की गड़गड़ाहट ये पैगाम दे रही है कि दुश्मन अपने दायरे में रहे, क्योंकि दायरा अब भारतीय वायुसेना का बढ़ता जा रहा है। सुपर हाईवेज के ऊपर ये एक नया डेवलपमेंट है और ये क्योंकि इस तरह के हाईवेज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं, इसलिए दिस इज ए वेरी गुड बिगिनिंग। देश में पहला ऐसा एक्सप्रेस तैयार हो रहा है जिस पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। यानी इमरजेंसी और जंग के हालात में ये वो हवाई पट्टी होगी जो वायुसेना के ऑपरेशन की रेंज बढ़ा देगी।
इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 15,600 करोड़ रुपए की लागत लग रही है और ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे सरकार खुद बना रही है, किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए इस एक्सप्रेसवे को नहीं बनाया जा रहा है। सुखोई और मिराज का ये टच डाउन ट्रायल के तौर पर था। ताकि पता चल सके कि इमरजेंसी में एयरफोर्स इन हाईवे का इस्तेमाल लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कर सकती है। हालांकि भारत में एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग का यह पहला वाकया नहीं। इससे पहले 21 मई 2015 को मिराज 2000 ने अपनी इसी खूबी का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, जब नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर उसने टच डाउन करके उड़ान भरी थी। हमारे पास वो एयरक्राफ्ट हैं जो इस तरह के थे पहले भी, जो इस तरह की सुपर हाईवेज वगैरह के ऊपर लैंड कर सकते थे या टेक ऑफ कर सकते थे। बट दिस ऑल्टरनेटिव इज ग्रेट एंड पर्टिकुलरली जब हमारी एनिमी कंट्री कर चुकी है। ये वायुसेना की तैयारी की वो तस्वीर थी जिसने भविष्य में ऐसी लैंडिंग की खासियत और हाईवे पर ऐसी विशेष एयर स्ट्रिप को बनाने की राह तैयार की। अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को इसी प्लानिंग के साथ तैयार किया जा रहा है ताकि इसका फायदा वायुसेना भी उठा सके। एयरफोर्स अधिकारियों का और हम अपनी पार्टी के तमाम नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने पार्टी के जितने भी मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर नेताजी का आशीर्वाद न होता और आपकी मेहनत न होती तो शायद ये दिन नहीं आता। उन्नाव में गंज मुरादाबाद इलाके से गुजर रहे इस एक्सप्रेसवे पर 4 किलोमीटर की हवाई पट्टी तैयार की गई है। लखनऊ आगरा हाईवे के बाद अब देश भर में भविष्य के सभी एक्सप्रेसवे पर ऐसी गुंजाइश रखी जाएगी ताकि उसमें लड़ाकू विमानों के लिए एयर स्ट्रिप तैयार की जा सके। फिलहाल देश भर में बन रहे सभी हाईवे प्रोजेक्ट में 22 ऐसी जगह चुनी गई हैं जहां लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टी बनाई जाए। ये हवाई स्ट्रिप न सिर्फ लड़ाकू विमानों के लिए काम आएंगी बल्कि यहां C-130J हरक्यूलिस, और C-17 ग्लोब मास्टर विमानों को भी उतारा जा सकता है, क्योंकि ये भारी भरकम विमान छोटी हवाई पट्टी पर उतरने में माहिर है। किसी आपदा के हालात में इन विमानों से रसद फौरन पहुंचाई जा सकती है। फिलहाल राजस्थान और पूर्वोत्तर में ऐसी स्ट्रेच तैयार करने पर जोर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी करीब है। उन्नाव में विशाल पांडे और दिल्ली में रूपी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।